Hello and welcome to the knowledge source. US has put India on currency watch list, that is a manipulator watch list. तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे यूएस ने क्यों इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट के ऊपर डाल दिया है और इससे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर ये करेंसी मैनिपुलेटर की टैग लगाई जाती है और इससे क्या स्पेसिफिक एम होता है इसके अंडर। तो ये सब कुछ हम आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल पर आ चुके हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। तो देखिए, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो कि करेंसी की मैनिपुलेशन मेजर स्पेसिफिक उसका रोल होता है, उसने अभी इंडिया को फिर से 2017 में ये इसने करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट पे लगाया था और इसके बाद अभी 2020 में फिर से करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट के ऊपर लगा दिया है इंडिया को। और इसमें क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज जो नेट एडिशन था जो दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में, जहाँ पे इंडिया को यूएस से बहुत ज़्यादा ट्रेड सरप्लस हो चुका था और इंडिया बहुत ही बेनिफिट इससे ले रहा था, इसमें कहीं ना कहीं ये ब्रीच हुआ है। लास्ट अगर 2-3 अगर मैं बोलूँ क्राइटेरिया जिसके ऊपर ये लगाया जाता है, और इसके बेसिस पे यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इंडिया की करेंसी को मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट के ऊपर लगा दिया गया है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया जो है, इसके बाद इंडिया के अलावा और अदर कंट्रीज को भी इस फॉरेन करेंसी मैनिपुलेटर के ऊपर लगाया गया है, जैसे कि चाइना हो गया, मैक्सिको हो गया, जापान, इन तीनों कंट्रीज को भी करेंसी वॉच लिस्ट मैनिपुलेटर लिस्ट पे लगाया गया है। अगर हम लास्ट 2 सालों में देखें, जहां पे यूएस हमेशा से ही इंडिया के कोई भी प्रोडक्ट्स पे टैरिफ को इंक्रीज कर रहा था, और उस अगर प्रोडक्ट्स देखें हम, स्टील हो गया, अल्मुनियम हो गया, जो कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएस को, इनके ऊपर बहुत सारे हाई टैरिफ्स लगाए गए थे यूएस को। और अल्टीमेटली हमने देखा 2018 में जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जो था, वो टैग भी यूएस ने इंडिया से ले लिया था। जनरली जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस में ये होता है कि अगर कोई डेवलपिंग कंट्रीज अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है किसी डेवलप्ड कंट्रीज में, तो उनको सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है और उन पे कोई भी हाई टैरिफ्स इंपोज नहीं किए जाते हैं, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज जो है उससे अपने ट्रेड से बेनिफिट कमा सके। तो ये मेजर था। तो इसमें 2018 में यूएस ने ये जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस था, वो इंडिया को ये कहते हुए हटा लिया था कि इंडिया अब डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज बनने वाली है। तो इसके चलते इंडिया इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमा रही है और यूएसए को नुकसान हो रहा है ट्रेड में। तो इसलिए ये हटा दिया गया था टैग यूएस के द्वारा 2018 में। सो देखिए, अगर हम देखें कि क्राइटेरिया जो है जिसपे कि करेंसी मैनिपुलेशंस जो कि टैग ये यूएस के द्वारा लगाए जाते हैं, तो देखिए यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है वो 3 पैरामीटर्स जो होता है उसके ऊपर वो ये टैग लगाया जाता है। बेसिकली ये यूएस के द्वारा अपना ये एजेंडा है, जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज अगर ज़्यादा ट्रेड सरप्लस हो जाती है किसी कंट्रीज को, तो उसको उनको दबाने के लिए ये टैग और ये फिर एजेंडा अपनाया जाता है यूएस के द्वारा। सो ये देखें, इसमें जैसे कि बायलैटरल ट्रेड अगर किसी दोनों बायलैटरल ट्रेड अगर किसी कंट्री के साथ, यूएस के साथ अगर देखें $200 बिलियन से $2 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है, या फिर करेंसी अकाउंट सरप्लस जो है वो 3% ऑफ कंट्री जीडीपी, यानी कि अगर इंडिया के बारे में बात करें हम, जो भी जीडीपी है उसका 3% से ज़्यादा अगर उसका करेंसी अगर अकाउंट सरप्लस हो जाता है, या फिर नेट परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी जो है वो 2% ऑफ करेंसी जीडीपी हो सकता है। तो ये तीनों क्राइटेरियाज में अगर किसी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो ये यूएस जो है वो करेंसी मैनिपुलेशन टैग के ऊपर उस करेंसी को किसी एक कंट्री को लगा देता है। अगर हम देखें इंडिया के स्पेसिफिकली बात करें, तो इसमें नेट एनुअल परचेज जो था फॉरेन एक्सचेंज जो कि हमारा इंडिया का, वो 56 बिलियन था 2017 में, और जो कि 2.2% ऑफ जीडी था। तो इसके बेसिस पे ये जो करेंसी मैनिपुलेटर टैग जो यूएस के द्वारा इंडिया के ऊपर लगाया गया है। देखिए कैसे ये करेंसी मैनिपुलेशन वर्क करता है, अब हम ये देखते हैं। देखिए, सपोज करिए इंडिया की जो करेंसी है वो अपना करेंसी क्या करता है कि उसको रिड्यूस कर देता है। जैसे आप मार्केट में सुनते होंगे कि रुपी जो है डॉलर के हिसाब से ज़्यादा मजबूत हुआ या फिर उसका रिडक्शन हुआ। तो इस केस में क्या होता है कि इंडिया की जो करेंसी, मान लीजिए $1 की कीमत मान लीजिए अभी के डेट में 70 रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़।
तो उसमें क्या होगा कि इंडिया जो अपने करेंसी को रिड्यूस होने देगा, इसमें 70 से 60-40 ऐसा आ सकता है। और ये अल्टीमेटली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अपनाया जाता है, ऐसा क्यों मैं अभी बता रहा हूँ आपको। और इसके बाद क्या होता है, जब ये मान लीजिए 70 से अभी 40 आ गया, $40 यानी कि $1 का कीमत अब $40 हो चुका है। तो इसमें क्या होगा, फिर हम ये देखेंगे कि जैसे ये कोई भी जो इंडिया है इसके बाद क्या करेगा कि ये अपना रिड्यूस होने के बाद ये सेल करेगा हर 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 किसी के, यानी कि अगर आप देखें इसका रिडक्शन का ये मतलब होता है कि मान लीजिए अगर कोई ब्रेड पहले 10 रुपए की मिलती थी, अब रिड्यूस हो गया, तो अब जो ब्रेड की कीमत होगी वो 5 रुपए होगी एक ब्रेड की। यानी कि जो भी डिमांड होगी वो उस प्रोडक्ट की ज्यादा होगी, इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरे अदर वर्ल्ड में हम देखें तो इस केस में क्या होता है कि फिर जब ये इस तरीके की स्थिति आ जाती है तो फिर जो इंडिया क्या है, फॉरेन डॉलर जो है स्पेसिफिकली हम देखें जो ट्रेड होता है यूएस के डॉलर में होता है, तो वो डॉलर जो है वो मार्केट से निकालने की कोशिश करेगा ये इंडिया। और इसमें डॉलर जो है वो फिर इंडिया अपने आप कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो जब डॉलर की क्रंच हो जाएगी पूरे वर्ल्ड मार्केट में ट्रेड में, तो फिर क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स थे इंडिया की बिकनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये चीप है। तो ये इसके बाद अल्टीमेटली हम देखें जब इंडिया की प्रोडक्ट बिकनी स्टार्ट हो जाएगी तो इसमें क्या होगा कि इंडिया को ट्रेड में फायदा होगा, और इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे और लोग उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और फिर क्या होगा कि ये किसी एक कंट्री की जो अगर वैल्यू करेंसी है वो डिक्लाइन हो जाएगी, और इंडिया को फिर सब्सिडी प्रोवाइड होगा कि इसकी जो डिप्रिसिएशन है करेंसी की वो रिड्यूस हो गई है, इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज में इसको फिर एक्सपोर्ट में इसको सब्सिडी प्रोवाइड होगा, और अल्टीमेटली फिर इंडिया वहां से भी कमा सकता है। तो ये बेसिकली करेंसी मैनिपुलेशन ये इस तरीके से होता है। लेकिन ये जो मेथड है वो इंडिया अडॉप्ट नहीं करता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करूँ, चाइना है वो बहुत ही ज़्यादा वो कैनी है, तो इस तरीके के मेथड्स अपनाता है। इंडिया कभी भी इस तरीके के ज़्यादा मेथड्स अपनाता नहीं है। सो अगर हम देखें कि क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है ये वॉच लिस्ट के ऊपर लगने के बाद, तो देखिए फॉर इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो आरबीआई को अब प्रेशर में होगा थोड़ा कि रुपये की जो अप्रिशिएशन है उसमें किसी तरह की इंटरवेंशन ना करे, या डिप्रिशिएशन हो रहा है वो अल्टीमेटली फ्री फ्लोटिंग होने, यानी कि मार्केट के हिसाब से वो रिड्यूस और इंक्रीज हो, इस तरीके की प्रेशर होगा। इसके बाद अगर देखें ट्रेड पे कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं हो सकता है। ट्रेड जो अपने जिस तरीके से चलता है उसमें कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं होगा कि ट्रेड पे कोई इम्पोजिशन हो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे इंडिया की। अगर इकोनॉमी के बारे में बात करें तो जो रुपी है वो पर्टिकुलरली इसके इंडिया के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर देखिए धीरे धीरे फिर अगर इस तरीके के प्राइस धीरे धीरे अगर रुपये की बढ़ेंगी, सपोज कीजिए कि अगर 1 लीटर अभी के टाइम पे अगर 80 रुपीज़ का अगर मान लो इंडिया खरीद रहा है, और जब रुपी इंक्रीज हो जाएगी तो यानी अब 100 रुपीज़ 1 लीटर के लिए देना पड़ेगा, तो इसमें इंडिया को नुकसान होगा। फिर इसके बाद देखिए सेंट्रल बैंक जो है वो क्या कर सकता है कि अपने रिजर्व्स हैं उनको नॉन डॉलर एसेट्स में भी इंक्रीज कर सकता है। जैसे कि आप देखें ईरान से हमारा जो ऑयल आता है उसमें इंडियन रुपीज में पे करते हैं हम, ना कि डॉलर में। तो अपने डाइवर्सिफिकेशन पे ये फोकस करने पड़ेगा अभी इंडिया को। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।